हाँ जी, चलो भाई, तो एक टॉपिक सामने आता है, हाउ टू क्लियर सीए फाउंडेशन इन 150 डेज। आपके एग्जाम के लिए 150 डेज बचे हैं, ठीक। कैसे 150 डेज बचे हैं, पहले तो ये देख लेते हैं। देखो, आज है 20 तारीख, 20 जनवरी, ठीक। तो जनवरी के 10 दिन, 28 दिन फेब के, 31 दिन मार्च के, 30 दिन अप्रैल के और 31 दिन मई के और जून के आपके 24 तारीख से पेपर है, तो 20 दिन पकड़ के चलते हो रफली, ठीक। तो आप इन सबका टोटल करोगे तो अराउंड 151 निकलता है, ठीक। तो 150 डेज में पकड़ के चलता हूँ, राउंड फिगर में 150 डेज आपके पास बचे हैं, ठीक। अब 150 डेज में और भी हम कम करेंगे दिन। कैसे कम करेंगे? बीच में आपके बीकॉम के पेपर आएंगे, ठीक। तो 7-8 दिन बीकॉम के निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका बीच में होली भी आती है और भी कोई फेस्टिवल आता है, ठीक। तो मैं कुल मिला के 10 एक दिन वहां भी निकाल देता हूँ, 10 से 15 दिन वहां भी निकाल देता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि 130 to 140 डेज है इफेक्टिवली देखा जाए, जिसमें आपको सीए फाउंडेशन की तैयारी करनी है, ठीक। एक दिन में अगर आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हो, 8 घंटे की भी पढ़ाई कर रहे हो, देखो इनिशियल लेवल पे आपको 6 to 8 आवर्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक। आगे जाके मार्च के बाद आपको इसको 10 आवर्स तक भी लेके जाना पड़ेगा और एग्जाम से 1 महीना पहले आपको 12 घंटे की भी स्टडी निकालनी पड़ेगी, ठीक। तो अभी मैं रफली एवरेज पकड़ के चलता हूँ 8 घंटे की, तो आप इसको 130 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका निकलता है 1040। तो कह सकते हो आपके पास 1000 से 1200 घंटे हैं आवर्स में, 1000 से 1200 घंटे इसमें आपको पूरी सीए फाउंडेशन तैयार करनी है। क्या ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है, ठीक। मतलब कोई बच्चा पूछे मेरे से कि सर आज ही अगर मैं शुरू कर दूं अपनी सीए फाउंडेशन की तैयारी, अभी बिल्कुल 0 से स्टार्ट करूं, क्या मैं तब भी सीए फाउंडेशन क्लियर कर लूंगा? मेरे अटेम्प्ट में डेफिनेटली क्लियर कर लूंगा, ठीक। लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे पूछोगे 15 फेब के बाद कि सर मैं तब क्लियर कर लूंगा, तब भी क्लियर कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अभी आपके पास टाइम अच्छा खासा है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक। लेकिन यू नीड टू हैव अ गुड स्ट्रैटेजी, अच्छी स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास। जब भी चीजों को प्लान कर लेते हो ना, तो आपकी चीजें आसान हो जाती है, वर्कआउट करना आसान होता है। अनप्लान्ड तरीके से काम करोगे तो कुछ नहीं बात बनेगी, ठीक। अब देखो, इस 130-140 डेज में आपको अपनी क्लासेस भी करनी है, रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी देने हैं, मॉक टेस्ट भी देने हैं, सब कुछ कवर करना है। फिर बीच में आपकी बीकॉम भी देखना है आपको और अपने फेस्टिवल्स भी देखने हैं, सब चीज़ें देखनी है, ठीक। बड़ी आराम से कर लोगे, ठीक। 4 सब्जेक्ट है, बेहद अच्छे से कर लोगे, ठीक। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कितना रिवीजन हमें करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ रिवीजन। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर कितनी रिवीजन करें, 1 रिवीजन करे, 2 रिवीजन करे, 3 रिवीजन करे। मैं आपसे पूछता हूँ कितनी रिवीजन होनी चाहिए? नंबर ऑफ रिवीजन, कितनी रिवीजन होनी चाहिए? देखो, रिवीजन, नंबर ऑफ रिवीजन पे कभी आपकी तैयारी डिपेंड नहीं करती। डिपेंड किस पे करता है कि आपने कितनी रिवीजन करी है, किस तरीके से रिवीजन करी है, उस पर डिपेंड करता है। बच्चे 2 रिवीजन में भी काम कर देते हैं, बच्चे 4-4 रिवीजन में करने के बाद भी फेल हो जाते हैं, ठीक। प्रोवाइडेड कि आपने जितनी भी रिवीजन करी है उसमें आपकी कवरेज क्या थी, कितना प्रोडक्टिविटी आपने निकाली है, वो आपको लोगों के लिए जरूरी है, ठीक। तो 2 रिवीजन कर लो, 3 रिवीजन कर लो, 4 रिवीजन कर लो, जितनी भी रिवीजन कर लो, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए और आपकी कवरेज क्या, आपने क्या क्या चीजों को कवर किया है, आप कंसेप्चुअली कितने स्ट्रॉन्ग चल रहे हो, वो डिपेंड करता है, ठीक। तो नंबर ऑफ रिवीजन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक। बट अगर मैं आज से देखूं तो आप मेरे हिसाब से 3 रिवीजन तो निकाल सकते हो, ठीक। 3 रिवीजन निकाल सकते हो, बड़ी आराम से निकाल सकते हो। आप इसको 4 पे भी लेकर जाना चाहो तो लेके जा सकते हो। मैं 3 रिवीजन के हिसाब से प्लान दे रहा हूं आपको, और मैं उस हिसाब से प्लान दे रहा हूं कि एज इफ कि आप अपनी पढ़ाई को आज ही शुरू कर रहे हो, ठीक है। ओके, 4 पेपर है आपके सामने, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स एंड इको, ये 4 पेपर है। 2 आपके सब्जेक्टिव है, 2 आपके ऑब्जेक्टिव है, इनमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ये पूरा सब्जेक्टिव है, ठीक। स्कोरिंग अगर मैं आपको बोलूं कि कौन से पेपर सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, मेरे हिसाब से अकाउंट्स और इधर इको, ठीक। ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर कर सकते हो। एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि सीए फाउंडेशन में 300 प्लस कैसे ला सकते हो, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अकाउंट्स में 100% मार्क्स कैसे ला सकते हो। ये 2 वीडियो आपको अलग मिलेंगी। अभी के लिए मैं बता रहा हूं कि आप अपनी तैयारी किस तरीके से कर सकते हो कि सीए फाउंडेशन क्लियर कर जाओ, ठीक। 2 सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ बनानी है आपको, अकाउंट्स और इको में। जितना ज्यादा हो सके इन पेपर में स्कोर कर लो।
ताकि अगर किसी को मैथ्स की दिक्कत है तो वो मैथ्स की दिक्कत यहाँ पर कंपेंसेट हो जाए, और किसी को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में दिक्कत आती है वो थ्योरेटिकल दिक्कत यहाँ पर कंपेंसेट हो जाए। देखो बच्चों की ये दो ही थोड़े से वीक एरिया रहता है, या तो जिसका किसी का मैथ्स से रहता है, जिसके पास मैथ्स नहीं थी या मैथ्स की दिक्कत रहती है, और जिसका थ्योरी वीक है तो उसका लिए लॉ वगैरह का थोड़ा एरिया वीक रहता है, ठीक। अदरवाइज लॉ में भी बहुत अच्छा नंबर आता है, अगर आप अच्छे से लॉ पढ़ोगे तो लॉ भी बहुत स्कोरिंग पेपर है, ठीक। बट डिपेंड करता है सबके इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक। देखो मैथ्स के लिए तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैथ्स फाउंडेशन के बाद आपको मैथ्स नहीं पढ़ना, तो मैथ्स तो खत्म हो जाएगा। मैथ्स तो बस ये कि फाउंडेशन का हर्डल है, निकाल दो, ठीक। बट लॉ में इंटरेस्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ आपको फाइनल लेवल तक पढ़नी है, और आगे जाकर प्रैक्टिस जब आप करोगे या सीए फील्ड में काम करोगे तो आपको लॉ यूज करना ही पड़ेगा, खास करके कंपनी लॉ, ठीक। बहुत सारे लॉ आपको पढ़ाए जाते हैं, फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ाए जाते हैं, इंटर लेवल पे पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा रेलेवेंट आप लोगों के लिए क्या रहता है, कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ में एटलीस्ट आपको इंटरेस्ट अपना डेवलप करना पड़ेगा, ठीक। बट जो भी है, थ्योरी की दिक्कत हो या मैथ्स की दिक्कत हो, वो आपके ये दो पेपर कंपेंसेट करके दे देंगे, अकाउंट्स और इको, ठीक। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि सर हम कब कब रिवीजन करें, क्या क्या करें, वो मैं आपको पूरा एक शेड्यूल बना के दे रहा हूं, वो शेड्यूल आप फॉलो करो, लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, ठीक। देखो 20 जनवरी, आज है 20 जनवरी, ठीक। मैं मान के चलता हूं कि भाई आप अपनी क्लासेस वगैरह करते हो, ठीक। एक दिन में 2 क्लासेस आपकी होती हैं, ठीक। तो 4 घंटे की क्लासेस, 1-1.5 घंटे की आपकी ट्रैवलिंग भी होती है, तो आप 6 आवर्स अपनी क्लासेस के लिए निकाल दो। 24 घंटे में से 6 घंटे आपने क्लासेस के लिए निकाले, 6 to 7 आवर्स की आपको नींद भी चाहिए होती है, ठीक। तो 12 घंटे आपके, 12-13 घंटे यहां पर खत्म हो गए। अब कितने घंटे बचे आपके पास, 10 से 12 घंटे बचे, 2-3 घंटे मैं और वेस्ट कर देता हूं, ठीक। तो आपके पास कितने बचे, वही 8 आवर्स निकल के आएंगे स्टडी के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए। बेसिकली ये सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं मैं, कि 8 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए आप निकाल सकते हो, बड़ी आराम से निकल जाएंगे, ठीक। बट आपको एक ना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। एक तो कभी भी ऐसे मत करना कि कभी भी उठा के पढ़ने लग जाओ, नहीं, एक शेड्यूल बनाओ और उसको स्ट्रिक्ट कर लो बिल्कुल, कि मेरे को सुबह पढ़ना है, रात को पढ़ना है, किस किस टाइम पे पढ़ना है, वो आपको एक स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा अपना शेड्यूल, ठीक। कि भाई क्लास से आने से पहले मुझे 2 घंटे पढ़ के आना है, या क्लास जाने के बाद मुझे 1-1.5 घंटे बाद फिर दोबारा पढ़ने बैठना है, या मैं लेट नाइट पढ़ना प्रेफर करता हूँ। जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे पढ़ो। वैसे मैं आप लोगों से पूछूंगा, लेट नाइट पढ़ना प्रेफर करते हो या अर्ली मॉर्निंग? मॉर्निंग, लेट नाइट, ठीक है, मिक्स है, कुछ बच्चे लेट नाइट, कुछ बच्चे मॉर्निंग। मुझसे पूछोगे तो मॉर्निंग, मेरे लिए मॉर्निंग है, ठीक। बाकी ये कोई ऐसा फिक्स नहीं होता कि मैं मॉर्निंग पढ़ रहा हूं तो आप भी मॉर्निंग ही पढ़ो, नहीं, वो डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्टिविटी कब ज्यादा निकलती है। इससे भी ज्यादा मैं बोलूंगा कि डिस्ट्रैक्शन कब है, जिस टाइम पे आपको लगता है कि डिस्टर्बेंस ज्यादा है, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, उस टाइम पे अवॉइड कर दो पढ़ना। अगर आपको लगता है कि भाई रात को, भाई जैसे मैं था अपने टाइम में, मैं रात को नहीं पढ़ पाता था लेट, क्योंकि मुझे रात को दिक्कत क्या होती थी, एक तो वही नींद की दिक्कत, नींद तो आती थी, ठीक। उसके बाद रात को मेरे लिए डिस्टर्बेंस बहुत थी। रात को क्या होता है कि रात को तो फिर वही मोबाइल में भी लग सकता है इंसान, टीवी भी देख सकता है इंसान, आजकल तो दुनिया भर की चीजें आ गई, हमारे टाइम पे नहीं होती थी इतनी। अब तो इकट्ठे अगर कोई रील शुरू कर देगा तो 2-2 घंटे रील में ही निकल जाते हैं, पता भी नहीं लगता, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है करंट सिनेरियो में, और ये ऐसी डिस्ट्रैक्शन आप इसे अवॉइड भी नहीं कर सकते, ठीक। नेटफ्लिक्स एक बार लगा लो, एक सीरीज अगर आपको पसंद आ जाएगी तो पता नहीं कितने एपिसोड एक ही बारी में देखते चले जाओगे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, एंटरटेनमेंट भी जरूरी होता है, लेकिन हर चीज का टाइम होना चाहिए, सब चीज का एक टाइम होता है, ठीक। तो अगर आपको लगता है कि फिर रात में आप डिस्टर्ब होते हो, रात में आप टाइम वेस्ट कर दोगे, तो रात में अवॉइड कर दो पढ़ना। उस टाइम पे आप अपना इंजॉयमेंट करना चाहते हो, 1-1.5 घंटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर सुबह पढ़ो, ठीक। सुबह मैं इसलिए प्रेफर करता था क्योंकि मुझे लगता था कि सुबह उठ के तो मैं अपना कोई इंस्टाग्राम पे रील देखूंगा नहीं, आप लोग ये बात करूं तो सुबह उठ के तो नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज देखी जाएगी, सुबह कुछ नहीं होगा, सुबह सिर्फ फ्रेश उठेगा इंसान, पढ़ाई के बारे में ही सोचेगा, अपने करियर के बारे में ही सोचेगा। तो सुबह मैं प्रेफर करता हूं, बाकी जैसे आपको ठीक लगे वो आपके ऊपर है, ठीक। तो कुल मिला के 8 घंटे की सेल्फ स्टडी आपको निकालनी है, ठीक। ओके, अब आप क्या करो, आप पहला अपना शेड्यूल बनाओ, फर्स्ट स्लॉट बनाओ, मोटा मोटा देख सकते हैं 40 डेज का, या मैं इसको रफली कह दूंगा फेब एंड तक का, फेब एंड तक का, या फिर बिफोर होली, होली से पहले पहले, ठीक। मेरे ख्याल से मार्च की स्टार्टिंग में होली आएगी, 7 मार्च की होली है, ठीक। तो 7 मार्च से पहले पहले फेब एंड तक हो जाए तो भी अच्छी बात है। पहले स्लॉट में आप अपने सिलेबस को एक बार पूरा रिवाइज कर लो, ठीक ठीक। अगर किसी की क्लासेस चल रही हैं
जैसे आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं, तो कोर्स कहीं ना कहीं जाके आपका मार्च में खत्म होगा, तो आप इसको पूरे मार्च तक भी लेकर जा सकते हो, मार्च एंड तक भी लेकर जा सकते हो। ठीक, कुछ बच्चे जो ऑनलाइन देख रहे हैं जिनकी क्लासेस वगैरह खत्म हो चुकी है या जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेते हैं और आपको लगता है कि आप सिलेबस जल्दी निपटा दोगे तो अच्छी बात है, जल्दी निपटा के अपना बिफोर होली तक ले जाओ, नहीं तो मार्च एंड तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक भी अगर आप एक रिवीजन करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक रिवीजन में आपको क्या करना है, अपनी क्लासेस को देखना है प्लस सेल्फ स्टडी, वही 6 घंटे की क्लासेस और 8 घंटे की सेल्फ स्टडी। 8 घंटे की सेल्फ स्टडी में आप क्या उठाओगे, 2 सब्जेक्ट उठाओ, 4-4 घंटे दो हर एक सब्जेक्ट को। ठीक, और ऑल्टरनेट डेज पे ना आप अपने डेज फिक्स कर लो कि भाई 2 दिन आपने उठा लिया अपने अकाउंट्स प्लस लॉ और 2 दिन आपने वो ऑब्जेक्टिव उठा लिया अपने मैथ्स और इको। ऐसे कर करके आप दिन के 8 घंटे दो, कभी 7 घंटे भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे भी आपको टाइम मिलता है। ठीक, मतलब 7 to 8 आवर्स निकाल देना। ठीक, एक सब्जेक्ट में कम से कम 3 से 4 घंटे जरूर दो। कई बार बच्चे कहते हैं सर एक सब्जेक्ट को मैं 1 घंटा देता हूँ, 1 घंटे में तो कुछ भी नहीं होता, 1 घंटे में तो अकाउंट्स के 2 क्वेश्चन होंगे, तो क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का। ठीक, कम से कम बैठो तो फिर लंबे ड्यूरेशन के लिए बैठो, 3 to 4 आवर्स तो बैठो। एट अ स्ट्रेच अगर आप 3-4 घंटे नहीं बैठ सकते कोई दिक्कत नहीं है, 2-2 घंटे के स्लॉट बनाओ कि पहले 2 घंटे पढ़े, 10-15 मिनट का गैप लिया, फिर 2 घंटे पढ़ लो। ठीक, अगर आप 3-4 घंटे बैठ सकते हो, बहुत सारे बच्चे बैठ भी जाते हैं कि एक बार पढ़ने बैठे तो 3-4 घंटे निकाल देते हैं। ठीक, बहुत सारे बच्चे नहीं भी बैठ सकते, 2-2 घंटे के स्लॉट निकालो, 2 घंटे पढ़ो, 10-15 मिनट का गैप लो, फिर दोबारा 2 घंटे पढ़ो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 घंटे पढ़े, 1 घंटे का गैप ले लिया, फिर 2 घंटे पढ़े, क्योंकि फिर क्या होगा ना, वो फ्लो टूट जाता है। वो 2 घंटे जो आपने पढ़ा और 1 घंटे का गैप ले लिया, उस 1 घंटे के गैप में जो 2 घंटे पीछे पढ़ा है ना, वो सारा फ्लो टूट जाएगा। फिर दोबारा 2 घंटे पढ़ने में, फ्लो में लाने में 10-15 मिनट खराब हो जाएंगे। ठीक, बेटर रहता है 2 घंटे पढ़ो, 15 मिनट का गैप लो, 10 मिनट का गैप लो, थोड़ा रिलैक्स करो, फिर दोबारा 2 घंटे पढ़ो। जब 4 घंटे तुम एक सब्जेक्ट पढ़ लोगे, उसके बाद 1 घंटा रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर अगला सब्जेक्ट उठा लो। धीरे धीरे करके वैसे आदत आपको यही बनानी चाहिए कि आप इकट्ठे जब भी बैठो 3-4 घंटे बैठो, क्योंकि अभी फाउंडेशन लेवल पे चल जाएगा, आगे इंटरमीडिएट लेवल पे आपको 3 to 4 आवर्स की स्टडी एट अ स्ट्रेच देनी पड़ेगी। ठीक, और वैसे आप लोगों को 12th क्लास में आप पढ़ते थे तो आपको पता होगा कि सुबह सुबह के टाइम पे तो आप 5-5, 6-6 घंटे भी पढ़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आती। अगर आप एक बार उठाओ, आराम से बैठो, जैसे सुबह बैठोगे पढ़ने, 5-5, 6-6 घंटे पढ़ लोगे, आपको पता मिलेगा। क्योंकि सुबह ना तो कोई ऐसा कोई कहीं जाना होता, ना कोई इतनी एकदम से कोई भूख लगती है, मतलब आप निकाल सकते हो। लेकिन हाँ, दिन के टाइम में 3-4 घंटे इकट्ठे, 5 घंटे इकट्ठे बैठना थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करता है, आलस भी आता है, थोड़ी बॉडी थक भी जाती है। ठीक, वो आपके ऊपर, आपको कैसे टाइम निकालना है। मेरे हिसाब से आपको 4-4 घंटे एक सब्जेक्ट को देने पड़ेंगे। ठीक, ये पहली रिवीजन है आपकी, अप टू मैं मार्च एंड तक ही पकड़ लेता हूँ, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा मार्च एंड तक। ठीक, इसमें आपको कवरेज क्या क्या रखनी है ये आप लिख लो। कवरेज क्या क्या रखनी है, एक तो आपके पास जो बुक है, वो जो आपको जहां भी आप कोचिंग ले रहे हो तो वहां से आपको जो बुक मिली होगी वो जरूर करो। भाई कोचिंग वालों ने बुक बनाई है तो बड़ी मेहनत से बनाई होगी और कुछ सोच समझ के बनाई होगी, उसको तो करना ही करना है आपको। ठीक, अब जैसे मेरी अकाउंट्स की बुक है, मैंने सब चीजें मोस्टली कवर कर ही रखी हैं। ठीक, तो आपको वो बुक तो आपको करनी ही करनी है। प्लस मैं ये नहीं कहता कि इंस्टीट्यूट की चीजें इग्नोर कर दो, इंस्टीट्यूट की चीजें भी पढ़नी है। लाइक इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट डेफिनेटली करना चाहिए आपको, करो। ठीक, तो पहली रिवीजन में आप जो मेरे पास मेरी बुक है वो और इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट, ये 2 ही चीजें कर लो, लेकिन अच्छे से कोशिश करो। एक एक क्वेश्चन अगर सॉल्व कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जितने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ उतनी अच्छी बात है। ठीक, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है कि एक तो आपकी स्पीड बन जाती है, एक आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, और फिर आपके लिए जो ट्रिकी एरियाज है ना उन पे स्टार मार्क कर लो। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि भाई हाँ ये थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन है, उसको स्टार मार्क कर लो। कोई एडजस्टमेंट है उसको स्टार मार्क कर लो, ताकि आगे जाकर जब आप रिवीजन करने लोगे, अगली रिवीजन पे आओगे तो आप उन एरिया को ही देख पाओ। क्योंकि बार बार मैं आपको बोलूँगी बार बार सारे क्वेश्चन करने हैं, कैसे करोगे, टाइम ही नहीं मिलेगा इतना। धीरे धीरे करके आपको अपनी स्पीड भी तो बढ़ानी पड़ेगी ना। तो एक बार तो आप सारी चीजें कवर कर लो, लेकिन दूसरी बार में जब आप कवर कर रहे हो तो अभी जैसे आप पढ़ते हो ना घर पे, तो बैठ के स्टार मार्क किया करो। ठीक, हालांकि मैं अपनी तरफ से आपको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, लेकिन मैं जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा वो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और क्वेश्चन में भी अटकते हो। भाई मैंने आपको बोला एक चैप्टर में 20 क्वेश्चन है, मैंने बोला मेरे हिसाब से ये 8 क्वेश्चन कर लो, आपका काम बन जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि 3-4 क्वेश्चन आपको और ट्रिकी लग रहे हैं, तो आप उनको मार्क कर लो, क्योंकि हर किसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने हिसाब से बनेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ नहीं होता जिसमें वो अटक रहा है वही इंपॉर्टेंट है। जिस क्वेश्चन में आप दिक्कत कर रहे हो, दिक्कत क्रिएट कर रहे हो, प्रॉब्लम आ रही है, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपने क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद ही मार्क करने हैं।
ताकि आगे रिवीजन में आपको मदद मिलेगी। ठीक, पहली रिवीजन में आपको कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना है, कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, बहुत ज्यादा फोकस करना है। कंसेप्ट अगर क्लियर है कभी भी नहीं फंसोगे। कंसेप्ट वीक है, खाली क्वेश्चन करे जा रहे हो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान ही नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं जाके फंस जाओगे। ठीक, तो आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनना है। मेरी तरफ से मैं नहीं कहता आप 100 150 क्वेश्चन करो, नहीं, आप 25-30 क्वेश्चन कर लो, बहुत है, लेकिन कंसेप्ट पक्का होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक, कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनना है, क्वेश्चन से कोई फायदा ना होगा। ठीक, 12th क्लास में बात चलती थी कि भाई जितने सैम्पल पेपर कर लेंगे उतना फायदा होगा, वो वहां पर चल जाता था, क्योंकि वहां पर क्या होता था कि इतना कॉन्सेप्ट में ध्यान नहीं होता था, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे ध्यान होता था कि भाई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, फिगर चेंज करके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। लेकिन यहां पर बात नहीं बनेगी, यहां पर तो भाई कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी मैंने आपको एक BRS का क्वेश्चन दिखाया, ठीक, कंसेप्चुअली पक्के थे तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। अगर कंसेप्ट ही वीक है, सारी खाली क्वेश्चंस करें तो वो एडजस्टमेंट को हिला भी नहीं पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक, कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा। पहली रिवीजन में कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे, और कॉन्सेप्ट आपके फर्स्ट रिवीजन में ही बिल्ड होता है। पहली बारी में कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, बार बार कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होता है। एक बार जो बिल्ड हो गया वो हो गया। ठीक, कॉन्सेप्ट, बुक और स्टडी मैट, ये पहली रिवीजन में आपका कवर होना चाहिए अप टू 31 मार्च। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक, और शेड्यूल मैंने आपको बता ही दिया कि भाई 8 घंटे 4-4 घंटे एक सब्जेक्ट को देना है। ऑल्टरनेट डेज पे बना लो, एक दिन अकाउंट्स और लॉ पढ़ लो, एक दिन मैथ्स और इको। सर कैसे डिसाइड करें? देखो, जिस दिन जो क्लास आप पढ़ के आए हो उस दिन उस सब्जेक्ट को ले लो। जैसे आज आपने अकाउंट्स और लॉ पढ़ा, ठीक, तो अकाउंट्स और लॉ पढ़ लो। ठीक, अकाउंट्स और इको पढ़ा, अकाउंट्स और इको पढ़ लो। अगले दिन मैथ्स और लॉ पढ़ लो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। लेकिन हाँ, ऑल्टरनेट डेज पे आपके 2-2 सब्जेक्ट चलते रहने चाहिए। पॉइंट समझ में आता है? ये पहली रिवीजन होगी अप टू 31 मार्च। ठीक, फिर आता है सेकेंड स्लॉट। सेकेंड स्लॉट बोल लो या सेकेंड रिवीजन बोल लो, ये आपकी स्टार्ट होगी अप्रैल में और ये आपकी 30 डेज की होगी। ठीक, इस यहां तक आपकी क्लासेस हो चुकी होंगी खत्म, ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होगी। एक आध कोई क्लास रह रही हो, एक आध कोई टॉपिक रह रहा हो, वो अलग चीज है, लेकिन मोस्टली आपकी यहां तक आप फ्री हो जाओगे, क्लासेस से फ्री हो जाओगे। ठीक, अब आपके पास क्या है? अब आपके पास टाइम है ज्यादा। क्लासेस वाले 6 घंटे बच गए, 8 घंटे तो आप पढ़ ही रहे थे। ठीक, तो अब आप यहां पर 8 से 10 घंटे तक की अपनी पढ़ाई निकाल सकते हो। ठीक, एक दिन में अगेन मैं आपको रिकमेंड करूंगा 2 ही सब्जेक्ट पढ़ो, 2 ही सब्जेक्ट पढ़ो। ठीक, लेकिन टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दो। कितनी टाइम ड्यूरेशन? 5-5 घंटे पे ले आओ। ठीक, 2-2 घंटे पढ़ रहे थे, 2-2 घंटे का स्लॉट बनाया था, 2 घंटे पढ़े, 15 मिनट का गैप लिया, फिर 2 घंटे पढ़े। अब 2 की जगह 2.5 पढ़ लो, 2.5 घंटे पढ़ो, 10-15 मिनट का गैप लिया, फिर 2.5 घंटे पढ़ लो। ठीक, ऐसे कर करके 5-5 घंटे के स्लॉट बना लो। ठीक, एक दिन में 2 सब्जेक्ट। ठीक, अकाउंट्स और लॉ पढ़ा, अगले दिन मैथ्स और इको पढ़ा। यहां पर आपको क्या करना है? यहां पर कॉन्सेप्ट तो दोबारा रिवाइज करना ही करना है। ठीक, बुक और स्टडी मैट, इसमें जो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है सिर्फ वो, जो पहली रिवीजन में आप क्वेश्चन निकालोगे ना, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप खुद निकालोगे, सिर्फ वही करना है आपको, स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस। ठीक है, प्लस इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको आरटीपीज उठानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने हैं। ठीक, कितने अटेम्प्ट के? कम से कम नहीं तो 4 से 5 अटेम्प्ट के, पिछले 4 से 5 अटेम्प्ट के। ठीक, आप आईसीए की वेबसाइट पे जाओगे तो पास्ट एग्जाम मई 2018 से दिसंबर 22 तक अवेलेबल है। सारे नहीं भी करोगे तो 4-5 अटेम्प्ट के भी कर लोगे, बहुत है। ऐसे ही आरटीपी 4-5 अटेम्प्ट के वो करने हैं आपको। ठीक, चैप्टर रिवाइज किया, क्वेश्चन निकाले आरटीपी और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस के, स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस करें। ठीक, बढ़िया। ठीक, इसमें भी फिर आप स्टार मार्क कर लो भाई, आरटीपी और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन निकाल कर कम से कम अगर आप 10 क्वेश्चन निकाल लोगे एक्स्ट्रा, 4-5 आरटीपी होगी, 4-5 पास्ट एग्जाम क्वेश्चन हो गए, तो 10 क्वेश्चन वो निकल गए। अब 10 के 10 ऐसे नहीं होंगे जो आपको लगते हो बढ़िया है। ठीक, कुछ क्वेश्चन आपको लगते होंगे ये तो करा हुआ है, इजी सा क्वेश्चन है, अभी कई सारे हमने क्वेश्चन देखे, तो जो आपको उनमें से भी लगते हैं बढ़िया क्वेश्चन है, उनको दोबारा स्टार मार्क कर लो, एक पेपर पे लिख लो। देखो पॉइंट क्या है, जितना ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई करोगे ना, उतना आपको फायदा मिलेगा। और अभी से ये आदत डालोगे तो आगे जाके आदत बिल्ड हो जाएगी। अभी ठीक है, फाउंडेशन लेवल पे इतना वॉल्यूमिनस कोर्स नहीं होता है, ठीक, लेकिन इंटर फाइनल पे जाके कोर्स कंटेंट बढ़ जाता है, तो वहां पर तो ये चीजें आपको बहुत कम आएंगी। और वहां पर एकदम से ये चीजें करोगे तो यू विल गेट स्केयर्ड, आपको थोड़ा डर लगेगा कि क्या होगा, कैसे करूं।
नहीं समझ में आएगा। लेकिन अभी से हैबिट डाल लोगे तो वहां पर जाकर आपको बिल्कुल सिंपल लगेंगी चीजें कि हाँ ये तो मैं करता ही आ रहा हूँ, मुझे पता है कैसे करना है, तो आप आराम से कर लोगे। ठीक, एक पेपर में लिख लिया आपने आरटीपी और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन। ठीक, अप्रैल के मंथ में ये चीज आपको करनी है। ठीक, उसके बाद ये आपका पूरा अप्रैल का महीना हो गया जहां पर आप एक पूरी तरीके से रिवाइज करोगे चीजों को। यहां पर मैं आप लोगों के टेस्ट भी लूंगा, शुरू होंगे यहाँ पर टेस्ट। ठीक, यहाँ पर टेस्ट आपके पूरे फुल मॉक टेस्ट नहीं होंगे, यहाँ पर आपके कुछ चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, एक एक चैप्टर वाइज नहीं, मिक्स करके, जैसे 3-3 4-4 चैप्टर मिलाकर हमने टेस्ट ले लिए। नॉट फॉर अकाउंट्स, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक, यहाँ पर आपको टेस्ट भी देने हैं। ठीक, टेस्ट जरूर देने हैं। जितने टेस्ट लिखोगे, जितने टेस्ट पेपर लिखोगे, उतना आपके जाके स्पीड बनेगी, फायदा मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। बिना टेस्ट के पेपर देने जाओगे कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। ये मैं ऑनलाइन वाले बच्चों को ही बोल रहा हूँ, बिना टेस्ट के मत जाना। ठीक, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो फाउंडेशन की, तब भी आप टेस्ट दो। कहां से टेस्ट दो? देखो, अगर आप मुझसे कनेक्टेड हो तो आप मुझसे ले सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस। नहीं तो आप आईसीआई की वेबसाइट पे जाकर आईसीआई की कोई भी पास्ट एग्जाम उठा लो, उसको भी सॉल्व कर सकते हो एज अ टेस्ट, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, टेस्ट जरूर देने हैं। ठीक, तो ये अप्रैल का महीना आपका क्या हो गया? सेकंड रिवीजन टेस्ट। इसमें आरटीपी और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस कवर करोगे। ठीक है, अप्रैल खत्म। अब आता है मार्च, मई, थर्ड रिवीजन, मई का मंथ। ठीक, अगेन वही 5-5 घंटे, 2-2 सब्जेक्ट्स, सेम चीज, 5-5 घंटे 2-2 सब्जेक्ट, सेम चीज, वही आपको करना है, सेम चीजें, कंसेप्ट्स, स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस। अब देखो, जो आपने सेकंड रिवीजन में स्टार मार्क करे थे ना, ये जो स्टार मार्क करे थे, इनमें से फर्दर आप फिल्टर करोगे क्वेश्चंस। भाई पहली रिवीजन में आपने कुछ क्वेश्चन को लिस्ट निकाला कि ये पहली रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लेकिन सेकंड रिवीजन में हो सकता है वो क्वेश्चन आपको लगता है कि अब ये तो हो जाएंगे, ये इजी हो गए, तो फिर आप शॉर्टलिस्ट कर लोगे और क्वेश्चन। पहली रिवीजन में मान लो आपने 10 क्वेश्चन निकाले, सेकंड रिवीजन में वो 10 की जगह 6 रह जाएंगे, क्योंकि 4 क्वेश्चन आप निकाल दोगे आराम से कि भाई ठीक है, इसको मैं नहीं भी देखूंगा तो मेरा बात बन जाएगी। ठीक, तो फर्दर जो आपने फिल्टर करे हैं ना, वो आपको क्वेश्चंस उठाने हैं फ्रॉम बुक, जो मेरी बुक है, स्टडी मटेरियल, आरटीपी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। ठीक, ये महीना आपके लिए इस चीज के लिए रहेगा। ठीक, ये महीना आपको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक रिवीजन करनी पड़ेगी। ठीक, और यहां पर आप लोगों के क्या चलेंगे मई के मंथ में, यहां पर मेरी तरफ से आप लोगों के लिए रिवीजन लेक्चर्स होंगे रिवीजन लेक्चर्स होंगे। ठीक, प्लस वी विल स्टार्ट मॉक टेस्ट ऑल्सो। फुल कोर्स के मॉक टेस्ट भी आपके मई एंड से, मोटा मोटा मई एंड से शुरू हो जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट के कम से कम 2-2 मॉक टेस्ट तो एटलीस्ट आपको देने हैं, कि 2-2 पेपर तो आपको पूरा एग्जाम, लाइक मैं एग्जाम उस पे जैसे एग्जाम टाइम होता है ना 2 से 5, उसी टाइम पे बुलाऊंगा, वही इन्वायरमेंट होगा। किसी स्कूल में ले पाए तो स्कूल में ले लूंगा, नहीं तो यहाँ तो होंगे ही होंगे। ठीक, तो आपके मॉक टेस्ट एग्जाम लाइक सिचुएशन में होंगे। ठीक, 2 से 5 के बीच में। ठीक है, ओके, ये मॉक टेस्ट हो गया आपका, इस महीने आपको मई के मंथ में देने हैं आपको। ठीक, और लास्ट 4th रिवीजन या फाइनल रिवीजन, इसको हम सुपर फास्ट रिवीजन भी बोलते हैं। ठीक, यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आपके पास अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं जून के। ठीक, 20 दिन में आपको क्या करना है, अपने, अब यहां पर 2-2 नहीं उठाने, यहां पर एक सब्जेक्ट उठाना है। ठीक, एक सब्जेक्ट को 3-3 दिन दो, अगले दिन उसका मॉक टेस्ट लिखो, फिर या 3 दिन दो या 2 दिन दो, फिर उसका मॉक टेस्ट लिखो, फिर 2 दिन दो, फिर मॉक टेस्ट लिखो। ठीक, जैसे पहले आपने 2 दिन पूरा अकाउंट से रिवाइज किया, फिर उसका मॉक टेस्ट दिया। ठीक, फिर 2 दिन आपने लॉ रिवाइज किया, फिर उसका मॉक टेस्ट दिया, फिर ऐसे 2 दिन मैथ्स रिवाइज किया, मॉक टेस्ट, फिर इको रिवाइज किया, फिर मॉक टेस्ट, फिर दोबारा सेम चीज उठा लो, 2 दिन अकाउंट्स, मॉक टेस्ट, 2 दिन ऐसे कर करके आप उठा लो, और ये आपका कहीं ना कहीं जाकर 20 जून तक आपका कवर हो जाएगा। ठीक, और 24 जून को आपका अकाउंट्स का पेपर है, तो फिर 20 के बाद आप अकाउंट्स में लग जाओगे, 21, 22, 23, 3 दिन तो कम से कम अकाउंट्स पढ़ोगे पहले दिन। ठीक, तो इस तरीके से आपको काम करना है। ठीक, मॉक टेस्ट जब करोगे तो आपको देखो आदत पड़ जाएगी कि मेरे को लास्ट रिवीजन के लिए, फाइनल रिवीजन के लिए क्या क्या चीजें रिवाइज करनी है। ठीक, आज से जो आप पढ़ना शुरू करोगे ना, समझ लो आप फाइनल रिवीजन के लिए अपनी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आज जो चीजें आप शॉर्टलिस्ट करनी शुरू करोगे वो आगे जाकर आपको जो फाइनल रिवीजन है जून के महीने में मॉक टेस्ट वाली रिवीजन होगी, वहां पर जाके काम आएंगी। अभी ढीले पड़ जाओगे तो आगे जाकर कंफ्यूज हो जाओगे, फिर समझ ही नहीं आएगा सर क्या करूं क्या ना करूं। नहीं तो मेरे पास क्या होता है, एग्जाम से 20 दिन पहले बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर सारे क्वेश्चन सॉल्व करूं, अब मैं उस टाइम पे क्या बताऊं उसे,
ठीक है, तो वो बेवकूफ़ी हो जाती है। फिर मेरे को डांटना नहीं पड़ता कि भी पहले सो रहे थे। ठीक, तो बेटर रहेगा अभी से लग जाओ। अभी प्रेशर कम रहेगा, आगे जाके प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर को बैलेंस कर पाओगे अगर अभी से ही लग जाओगे तो। देखो सीए स्टडीज मुश्किल नहीं होती है, सीए स्टडीज बहुत आसान है। यू नीड टू हैव 2-3 थिंग्स, 2-3 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। एक आपके अंदर सबसे मेन चीज होनी चाहिए कंसिस्टेंसी। ठीक, रेगुलर पढ़ो, कभी कम पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, कभी ज्यादा पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेगुलर पढ़ो। पढ़ाई से आउट ऑफ टच कभी नहीं होना। ऐसा ना हो कि 2 दिन तो जोश जोश में पढ़ लिया, उसके बाद 3 दिन की छुट्टी कर दी, वो गलत हो जाएगा। किसी दिन तबीयत ठीक नहीं है या पॉसिबल नहीं है, कम पढ़ लो, लेकिन कोई भी ऐसा दिन ना जाए कि जिस दिन आपने किताबों को हाथ ना लगाया हो। संडे भी पढ़ो। मैं ये नहीं कहता कि भी संडे को एंजॉयमेंट मत करो, एंजॉयमेंट करो, एटलीस्ट हाफ डे पढ़ लो। भाई अगर कोई घूमने फिरने भी जाना है तो शाम का प्लान करो, या अगर दिन में जाना है दिन में जाके शाम को पढ़ो। मतलब पढ़ो जरूर और कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। एक तो ये चीज होती है। दूसरी चीज, हार्डवर्क करने के लिए रेडी रहो। हार्डवर्क करना पड़ेगा। ठीक, कुछ बोलते हैं ना कि भाई हार्डवर्क नहीं स्मार्ट वर्क होता है, स्मार्ट वर्क करो तो ज्यादा अच्छा होता है। स्मार्ट वर्क होता क्या है? कुछ नहीं होता। स्मार्ट वर्क मीन स्मार्ट टेक्निक्स, किसी भी काम करने की स्मार्ट टेक्निक्स। किसी भी काम को करने की स्मार्ट टेक्निक्स तो तभी डेवलप कर पाओगे जब तुमने पहले उसके लिए मेहनत करी है। कोई एकदम से थोड़ी ना टेक्निक्स डेवलप हो जाएंगी। ठीक, तो पहले एक बार तो हार्डवर्क सबको करना पड़ता है। हाँ, हार्डवर्क वही मैं कह रहा हूँ ना, पहली दो रिवीजन में अगर आपने इतनी मेहनत कर ली, आगे जाकर आप स्मार्ट वर्क करने लग जाओगे अगली 2 रिवीजन में। तीसरी चीज, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा अपने अंदर कि भाई मैंने जो शेड्यूल मैंने आपको बना के दिया है वो शेड्यूल आपको स्ट्रिक्ट रखना है। मैंने आपको कोई टाइम शेड्यूल नहीं बना के दिया है, क्योंकि आप लोग अपना शेड्यूल बनाओगे। हाँ, मैंने आपको ये जरूर बता दिया कि किस टाइम पे आपको क्या क्या चीजें करनी है। ठीक, लेकिन अपना शेड्यूल आप लोग खुद बनाओ, लेकिन उस पर स्ट्रिक्ट रहो, डिसिप्लिन हो जाओ, उस पर स्ट्रिक्ट रहो। कि अगर आपने बोला है कि मेरे को रात को 4 घंटे अकाउंट्स पढ़नी है, मान लो आप लेट नाइट पढ़ते हो, तो आपने बोला रात को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं अकाउंट्स पढ़ूंगा, तो वो फिर पढ़ोगे डेली। मतलब प्रैक्टिकल रख लिया आपने, एक दिन अकाउंट्स एक दिन मैथ्स। ठीक, तो रात को 11 से 2 फिर आप अकाउंट्स और मैथ्स पढ़ोगे। ऐसा नहीं होगा कि 2 दिन पढ़ रहे हो 3 दिन नहीं पढ़ रहे हो। नो, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा आपको, बहुत फायदा मिलेगा इस चीज का आपको। ठीक, तो डिसिप्लिन होना चाहिए। और चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पेशेंस रखनी पड़ेगी। कई बार हम सोचते हैं कि सर कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो मुश्किल लग रहा है आपको, कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो आपको थोड़ा टफ लग रहा है, वो है टफ तभी लग रहा है, वो मुश्किल है तभी लग रहा है। ठीक, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो, वो धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन टाइम लगेगा। आप सोचो कि रातों रात हो जाएंगे, रातों रात तो कभी कुछ नहीं हो सकता ना, हर चीज में टाइम लगेगा। ठीक, तो यू नीड टू हैव पेशेंस, और पेशेंस एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर बहुत जरूरी होता है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है एक सीए की। सीए बनोगे पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं आपको क्या क्या करना है। अभी तो जर्नी स्टार्ट करिए, आगे इंटर फाइनल है, फिर आप आगे जाके अपनी जॉब करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपके पास क्लाइंट्स आएंगे। क्लाइंट्स अच्छे भी क्लाइंट्स होंगे, टेढ़े क्लाइंट्स भी होंगे। अच्छे क्लाइंट्स का काम कर दोगे, ठीक है, पैसे भी दे रहा है। कुछ टेढ़े क्लाइंट्स भी होंगे, ठीक, अकड़ू क्लाइंट्स भी होंगे, जो पैसे भी लेट दे रहे हैं और दिमाग भी ज्यादा खाते हैं, उनको भगा थोड़ी ना दोगे अपने ऑफिस से। काम तो उनका भी करना पड़ेगा, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा आपको कि फीस नहीं भी आ रही है तो काम करना है, आ जाएगी। ठीक, काम निकलवाना है, करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा कि हाँ आ जाएगी। धीरे धीरे वो सब डेवलप होता है। ये रातों रात चीजें डेवलप नहीं होती, ये आपकी पूरी सीए जर्नी में डेवलप होंगी। जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, डिसिप्लिन, पेशेंस, ये एकदम से मेरे कहने से नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, 4-5 साल यही होता है। ठीक है, तो पेशेंस तो बहुत जरूरी है, रखनी पड़ेगी। ठीक, तो ये मेरी तरफ से एक गाइडेंस थी, जिस तरीके से आप अपनी सीए फाउंडेशन को कवर कर सकते हो। बाकी और कुछ आपको टिप्स चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा। बट हाँ, ये तरीका है जो आप फॉलो कर सकते हो। बट एवरीथिंग इज पॉसिबल। अपने माइंड में कभी ये मत लेके आना कि सर ये होगा नहीं होगा, सब कुछ पॉसिबल है, सारी चीजें पॉसिबल है। कोई सब्जेक्ट नहीं भी पल्ले पड़ता वो भी क्लियर हो जाएगा, पॉसिबल है। लेकिन कुछ चीजें आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, डिसिप्लिन में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, 150 दिन में आज भी शुरू करते हो फाउंडेशन, तब भी आप आराम से अच्छे से पास हो जाओगे।
ठीक। बाकी 2 वीडियोस में आपको जरूर बना के दे दूंगा कि अकाउंट्स में स्कोर कैसे करना है 100% और 300 प्लस कैसे लाने हैं। वो जो वीडियोस रहेंगी ना वो सब्जेक्ट वाइज रहेंगे, उसमें आपको बताऊंगा हर एक सब्जेक्ट में कौन कौन से ऐसे एरियाज है जिसको कंबाइन करके आप 300 प्लस लिया हो फाउंडेशन में, मतलब उन पे ज्यादा ध्यान देकर। ठीक है, चलो भाई, तो दैट्स इट, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से अपनी तैयारी करो। ठीक है जी, चलो, ओके बाय बाय। ओके बाय बाय।